नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, पूर्वोत्तर को मिली बड़ी सौगात। गुवाहाटी से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूर्वोत्तर को लेकर खोली पुरानी फाइल। गरीबों के रोजगार पर बड़ा झटका, सोनिया गांधी ने नए मनरेगा बिल को नकारा। पीएम जन विकास योजना पर थरूर का केंद्र को सवाल, बोले स्कूल जर्जर लेकिन केरल को नहीं मिला फंड। और बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, रेल सेवाएं हुई ठप। अब खबरें विस्तार से। आज असम से विकास की बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2 का निरीक्षण भी किया। यह नया टर्मिनल हर साल करीब 1 करोड़ 31 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। टर्मिनल के निर्माण पर लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत आई है। उद्घाटन कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर शामिल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूरे एयरपोर्ट विकास प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 5000 करोड़ रुपए है। इनमें से 1000 करोड़ रुपए विमानों की मरम्मत, रख रखाव और ओवरहॉल यानी कि MRO सुविधाओं के लिए तय किए गए हैं। इन सुविधाओं से असम और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है और इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलेगा। गौरतलब है कि इस हवाई अड्डे का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट परिसर के बाहर उनकी 80 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। नया टर्मिनल करीब 1,40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका डिजाइन असम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। अधिकारियों का कहना है कि यह एयरपोर्ट पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनेगा। असम के गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकारों के एजेंडे के कभी असम और पूर्वोत्तर का विकास रहा ही नहीं है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि उस दौर में असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने तक की साजिश रची जा रही थी। कांग्रेस नेताओं की सोच थी कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। इसी मानसिकता के कारण इस पूरे क्षेत्र को दशकों तक नजरअंदाज किया गया है। आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे जैसी बुनियादी सुविधाओं को गैर जरूरी समझा गया। इसका खामियाजा यहां की जनता को लंबे समय तक भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने 6 से 7 दशकों तक लगातार गलतियां की है, जिन्हें उनकी सरकार एक एक करके सुधार रही है। हमारे लिए असम का विकास केवल जरूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। पीएम मोदी ने बताया है कि पिछले 11 वर्षों में असम और पूरे पूर्वोत्तर में लाखों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने वाला देश का नंबर 1 राज्य बना है। कांग्रेस के समय बिना पर्ची या बिना खर्ची के नौकरी मिलना नामुमकिन था। आज हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों को कभी हिंसा और खून खराबों के लिए जाना जाता था, आज वहां की विकास रफ्तार दिखाई दे रही है। और बताया कि पूर्वोत्तर के दूर दराज इलाकों तक 4G और 5G डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। जो जिले पहले हिंसाग्रस्त माने जाते थे, वे अब आकांक्षी जिलों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा को बदलकर VBG राम जी बिल पास कर दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल पहले संसद में पारित मनरेगा कानून क्रांतिकारी था और इससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि नई सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और अब रोजगार किसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कहां मिलेगा, ये दिल्ली में बैठे अधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा। कहा कि मनरेगा ने गरीब, वंचित और भूमिहीन लोगों को रोजगार का कानूनी हक दिया है और ग्राम पंचायतों को सशक्त किया है। इस योजना में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार के हितों को नजरअंदाज किया और मनरेगा को कमजोर करने की कोशिशें की। कोविड के दौरान ये योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने मनरेगा कानून को बदलकर करोड़ों किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण गरीबों के हितों पर हमला किया है। कांग्रेस हमेशा से इस योजना के पक्ष में रही है और देश के गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता इस काले कानून के खिलाफ खड़े हैं और देश के गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएमजेवीके के तहत केरल को फंड न मिलने पर गहरी चिंता जताई। थरूर ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को टैग करते हुए कहा कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने लिखा है कि ये बेहद चौंकाने वाला तथ्य है कि वर्ष 2021 के बाद से केरल को इस योजना के तहत कोई राशि आवंटित नहीं की गई। उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है। शशि थरूर ने कहा है कि योजना के दस्तावेजों में केरल के 34 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके बावजूद फंड न मिलना कई सवाल खड़े करता है। इन इलाकों के कई सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। कई स्कूलों की छतें टपक रही हैं और बुनियादी ढांचा बेहद जर्जर है। थरूर ने पूछा कि क्या केरल सरकार ने पीएमजेवीके के तहत प्रस्ताव नहीं भेजे या फिर केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले राज्य को इस योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही शशि थरूर हाल के दिनों में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस के साथ मुखर नजर आए हैं। उन्होंने मनरेगा योजना के नाम में बदलाव को लेकर भी केंद्र सरकार का विरोध किया है। थरूर ने कहा है कि मनरेगा भारत की सबसे सफल विकास योजनाओं में से एक रही है। इस योजना को कमजोर करना या खत्म करना पीछे जाने जैसा कदम होगा। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि विकास और कल्याण योजनाओं में राजनीति से ऊपर उठकर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर रेलवे को निशाना बनाया गया है। संदिग्ध विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस समेत 2 यात्री ट्रेनों पर हमला करने की कोशिश की है। इस दौरान बम विस्फोट से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार हमले में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।
विस्फोटों के बाद रेल सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित कर दी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां इलाके की जांच में जुट गई है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। केटा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहिद नवाज ने बताया है कि पहला विस्फोट मुश्काफ इलाके में हुआ। इस धमाके से रेलवे ट्रैक का करीब 3 फीट हिस्सा उड़ गया। दूसरा विस्फोट दश्त क्षेत्र में किया गया, जिससे मुख्य लाइन को और नुकसान पहुंचा। दोनों हमलों में जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल ट्रेनों को निशाना बनाया गया था। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। पुलिस के अनुसार सुरक्षा मंजूरी के बाद ही ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए जाफर एक्सप्रेस की एक विशेष सेवा चलाई गई है। सामान्य ट्रेनों को फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की हरी झंडी का इंतजार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में विद्रोही कई बार इस ट्रेन और बोलेन मेल को निशाना बना चुके हैं। इससे पहले भी ट्रैक क्षतिग्रस्त हुए थे, हालांकि तब जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। 11 मार्च को ट्रेन के अपहरण की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों को जीवन का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा है कि शासकीय कार्यों की व्यस्तता के बीच कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियां बेहद जरूरी हैं। खेल न सिर्फ अनुशासन सिखाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करते हैं। स्वस्थ शरीर और संतुलन मन ही सफलता की असली कुंजी है। निरोगी रहना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को सुरक्षित रखने में खेल सबसे प्रभावी माध्यम है। यही कारण है कि कर्मचारियों को नियमित रूप से खेलों से जुड़ना चाहिए। शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में मुख्यमंत्री ने 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद बैडमिंटन कोर्ट में उतरकर खेल भी खेला। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा है कि ऐसी प्रतियोगिताएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। प्रतियोगिता में राज्य के 42 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आयोजन भविष्य में भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हाल ही में राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ, जिससे खेल अवसंरचना को मजबूती मिली है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए ठोस नीतियां बनाई जा रही हैं। लक्ष्य यह है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएं। खेलों के माध्यम से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मुस्लिम सनातनी परंपरा से जुड़े रहे हैं। ब्रजभूषण ने दावा किया है कि अगर 4-5 पीढ़ी पीछे जाए तो आज के ज्यादातर मुस्लिम पहले हिंदू ही थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी भगवान राम की ही संतान है। ब्रजभूषण के मुताबिक सनातन परंपरा सभी को जोड़ती है। उन्होंने इस बयान को इतिहास और परंपरा से जोड़कर देखा। अयोध्या में दिए गए उनके बयान से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि सृष्टि की शुरुआत मनु से मानी जाती है और वही परंपरा भगवान राम तक पहुंचती है। अगर कोई ये कहता है कि भगवान राम मुस्लिम थे तो इसका मतलब यह हुआ कि कहने वाला भी पहले हिंदू ही था। इसके साथ ही उन्होंने SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं के कट रहे हैं। गोंडा जिले में ब्राह्मण समाज के सबसे अधिक वोट काटने का दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष हार का बहाना तलाश रहा है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कोडिन कफ सिरप कांड पर बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच पुलिस और ईडी कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी को बचा नहीं सकते। उन्होंने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी और माफिया एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव की एसआईआर प्रक्रिया पर पोस्ट करके तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो हर दिन नए मुद्दे उठाते हैं। मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की और कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के पास केवल गुंडे, अपराधी और माफिया है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर मेहनत कर रहे हैं। 10% को छोड़ करके या 15% को छोड़ करके जितने भी मुस्लिम हैं सब भगवान राम की ही संतान है। सनातनी है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी या किसी की 5 पीढ़ी, उसके पहले सब हिंदू ही थे। और इस सृष्टि की शुरुआत मनु से मानी जाती है और जब मनु से मानी जाती है और राम तक आती है तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि जो है तो वो कहते हैं राम मुस्लिम थे। चलिए भाई, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप हिंदू थे, आप इसीलिए इस बात को कह रहे हैं। देखिए, चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है ये बहुत जरूरी था। मनोरंजन जगत से खुशखबरी सामने आई है, जहां कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की जिंदगी में खुशियां दुगनी हो गई हैं। शुक्रवार को भारती ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। शनिवार को इस खुशखबरी की आधिकारिक घोषणा कपल ने सोशल मीडिया के जरिए की है। भारती और हर्ष ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो साझा किया है। वीडियो में दोनों नवजात की ड्रेस को पकड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ लिखा गया, लिम्बाचिया एंड सन्स फिर से बेटा हुआ है। इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस और सेलेब्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कपल को टीवी और फिल्म इंडस्ट्री ने जमकर बधाइयां मिल रही है। जेमी लीवर, अदा खान, सृष्टि झा और सिंगर हर्षदीप कौर समेत कई सेलेब्स ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि भारती और हर्ष पहले से एक बेटे के माता पिता हैं। उनके बड़े बेटे का नाम है लक्ष्य। करियर की बात करें तो भारती दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी लगातार काम करती रही हैं। डिलीवरी से पहले वो शो लाफ्टर शेफ 3 की शूटिंग में व्यस्त थी। भारती इस शो को होस्ट करती हैं, जिसमें कॉमेडी और कुकिंग का मजेदार तड़का देखने को मिलता है। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े मंच की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मैच में भारत की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। टीम चयन में संतुलन और मौजूदा फॉर्म को प्राथमिकता दी गई है। शुभमन गिल को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है, जो चयन का सबसे चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। अक्षर पटेल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर टीम का गठन किया गया है। चयन से साफ है कि बीसीसीआई आक्रामक और ऑलराउंड संतुलन के साथ उतरना चाहती है। 15 सदस्यीय भारतीय टीम में बल्लेबाजी की कमान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह संभालेंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन के पास होगी। ऑलराउंड विभाग में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को चुना गया है। गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज धार देंगे। इनके साथ हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभाएंगे। टीम संयोजन, अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल नजर आता है। आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में है, जहां उसका सामना यूएसए, नमीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान से होगा। भारत अपने लीग मुकाबले 7 फरवरी को यूएसए, 12 फरवरी को नमीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर मैच होंगे। पाकिस्तान के नॉकआउट मैच उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता तो खिताबी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब नजरें टीम इंडिया पर है, जो इस संतुलित स्क्वाड के साथ एक बार फिर विश्व कप जीतने के इरादे से उतरेगी।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।